Hello learners, welcome to my channel. This channel is truly dedicated to psychology learners, especially for IGNOU students, and you will get so many videos of BA PCH course on this channel, so please do check it out. And if you want to join my private classes, then please do contact on my mail. It is given in the pinned comment. And if you will join the classes, then you will get one-to-one mentoring, plus your practical preparation, plus short assignments, and many more, like free test papers and weekly test and so on, like full preparation of your exams, because IGNOU exams are really tough and their evaluation is really tough. So I'll suggest you to join my private classes. Until then, enjoy these free sessions. Thank you so much. So now we have third unit of BPCC 102, which is the central nervous system. तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है. नर्वस सिस्टम के अंदर दो सिस्टम्स आते हैं. वन है CNS विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है PNS विच इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब ये जानने की ज़रूरत है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं. वन इज़ योर ब्रेन एंड अनदर वन इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और PNS जो है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर वो क्या करता है, वो सारे CNS को क्या करता है, बॉडी से कनेक्ट कराता है. ठीक है, इट कनेक्ट्स the CNS to the rest of the body. ठीक है, तो उसके अंदर मेनली स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स आती हैं. ठीक है, ओके. सो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, वही अभी मैंने जो ब्रीफ में बताया उसको डिटेल में पढ़ेंगे इस सेक्शन में. देन वी विल सी के स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी फंक्शनिंग क्या है. तो ये क्वेश्चन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. मार्क इट एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है. ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन इस बुक में. और इसी जो ये जो टॉपिक है, इसी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. और जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड एक हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और ब्रेन जो है वो दूसरा हिस्सा है. तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन. ठीक है, ब्रेन का एक हिस्सा होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. तो फोर ब्रेन जो है वो आगे का हिस्सा है, फिर मिड ब्रेन जो है वो बीच का हिस्सा है, एंड हाइंड ब्रेन जो है वो पीछे का हिस्सा है. तो फोर ब्रेन के पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है एक क्वेश्चन में, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड देन पूछा गया है लोब्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स का होता है ब्रेन के ऊपर का हिस्सा होता है, और उसमें क्या होते हैं, लोब्स होते हैं बहुत सारे, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल. तो ये लोब्स को हम समझेंगे. ठीक है, तो बड़ा यूनिट है ये, इसमें टाइम लगेगा, बट आज हम लोग बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में. ठीक है, डिटेल सेशन होगा ये, तो आप अच्छे से समझना फिर इसको. तो ये देखो, ब्रेन के अंदर जैसा कि अभी मैंने बनाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, और मेनली जो इसमें रहते हैं वो इंटरन्यूरॉन्स रहते हैं. ठीक है, जो कि सेंसरी नर्व्स और सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में जो न्यूरॉन्स रहते हैं ना, उनको हम इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं. इंटर मतलब बीच में होता है, राइट. एंड देन जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स आती हैं, जिसको मिला के हम पेरीफेरल नर्व्स बोलते हैं. और इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, क्योंकि यही एक जो पार्ट है, क्योंकि हमने क्या देखा कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी बॉडी से कनेक्ट करा रहा है. तो कनेक्ट कराने के लिए तो नर्व्स चाहिए, और नर्व्स के अंदर न्यूरॉन्स हैं. तो इन्फॉर्मेशन तो यहीं आएगी ना, फिर यहाँ से ब्रेन में जाएगी, और ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन देगा वो वापस से आएगी. ठीक है, इस तरीके से काम चलता है. फाइन. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मिलके काम करते हैं, तभी हमारा कोई भी बिहेवियर या कोई भी एक्शन जो है वो पॉसिबल होता है. अगर कोई भी डैमेज आ गया स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में, बेसिकली अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी डैमेज आ गया, तो क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं. फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ठीक है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. जैसे कि देखा होगा ना कि किसी का स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है या किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो पर्सन है जिसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुआ है, तो उसको फिजियोलॉजिकली भी प्रॉब्लम आएगी. उसको खड़े होने में दिक्कत होगी, उसको बैठने में दिक्कत होगी, मतलब फिजिकल जो भी मूवमेंट्स है, ठीक है, और मोटर जो भी मूवमेंट्स है, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी. और बिहेवियर भी उनका चेंज हो जाता है. वो नॉर्मल जो बिहेवियर होता है उस तरीके का नहीं होता है अगर कोई डैमेज आता है, स्पेशली आपके ब्रेन में.
ठीक है। एंड देन अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डैमेज आता है, तो फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। देन फिर इसके अंदर भी ये अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करें तो ये चार्ट के बारे में भी हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो ज़्यादा डिविजन्स नहीं है, बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारी डिविजन्स होती हैं, सेंसरी डिवीजन, मोटर डिवीजन। फिर मोटर डिवीजन के अंदर भी 2 डिविजन्स होती हैं, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनॉमिक के अंदर भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, जो कि है पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, सो एक केस हुआ था फीनस गेज का, ठीक है। ये एक क्या थे, जैसे कि वो थे ये मजदूर जिसको कहते हैं, वर्कमैन जिसको कहते हैं, फोरमैन क्रू थे ये रेलवे रेल रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में, ठीक है। तो इनका काम क्या था कि जो रेलवे ट्रैक पे जो जो वो आ जाती है ना, रॉक्स जिसको कहते हैं, पत्थर जिसको कहते हैं, चट्टाने जिसको कहते हैं, तो वो जो चट्टाने आ जाती थी रेल ट्रैक पे, तो वो इनका काम था कि उन सारी चट्टानों को हटाना, ताकि रेल ट्रैक जो है वो साफ हो जाए, ठीक है। तो जब वो ये काम कर रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ था, एक बहुत खतरनाक जो है एक्सीडेंट हो गया था। एक रॉड थी आयरन की, जो कि उनके ब्रेन के लेफ्ट पार्ट के अंदर सीधे अंदर चली गई थी, तो उनका लेफ्ट ब्रेन जो है वो बहुत डैमेज हो गया था, ठीक है। इस एक्सीडेंट के बाद वो सही तो हो गए थे, मतलब सर्वाइव तो कर ही गए थे मिराकुलसली, बट क्या हुआ था, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे इस एक्सीडेंट के बाद। पहले क्या थे, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, काफ़ी हार्ड वर्किंग थे। अब क्या हुआ, वो काफ़ी रूड बन गए और काफ़ी अग्रेसिव बन गए। फिर लास्ट में बहुत कुछ सालों बाद क्या हुआ, एपिलेप्सी की वजह से उनकी जान चली गई। तो इस स्टडी से ये पाया गया था कि जो लेफ्ट फ्रंटल लोब है हमारी, मतलब फ्रंटल मतलब समझ में आ रहा, ब्रेन का आगे का हिस्सा, और लेफ्ट फ्रंटल लोब, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो एक तो स्पीच में प्रॉब्लम आती है, ये भी स्टडीज करी गई हैं, ठीक है। वहाँ पे एक ब्रोकाज एरिया होता है लेफ्ट फ्रंटल लोब में, स्पीच में प्रॉब्लम आती है, और वहाँ से इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले वो बहुत अच्छे थे, खुश मिजाज थे, बाद में रूड हो गए, अग्रेसिव हो गए, हार्ड वर्किंग भी नहीं रहे वो, तो ये चेंजेस आ गए उसके अंदर, ठीक है। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगेन वही सारी बातें हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसके अंदर क्या है कि जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर लोकेटेड होता है और स्पाइनल कॉर्ड स्पाइन के अंदर, ठीक है। एंड देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी का, और ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड है, ये बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है, बहुत नाजुक स्ट्रक्चर्स हैं। इसी के लिए इनको बोन से जो है वो प्रोटेक्ट किया है। और प्रोटेक्ट किससे किया है, meninges meninges में क्या होता है, मेम्ब्रेन्स होती हैं बेसिकली, आपने देखा ना, लेयर्स होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू लेयर्स होती हैं। तो कौन कौन सी लेयर होती है, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और पिया मैटर। इसकी मैं एक बार इमेज दिखा देती हूँ। तो ये लेयर्स के थ्रू हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ये ब्रेन के अंदर, ब्रेन के ऊपर बेसिकली, ये समझो अगर ये ब्रेन है तो ये पूरी लेयर्स होती हैं। पिया मीटर जो सबसे नीचे रहती है, फिर उसके बाद एर्किनॉइड मीटर, फिर उसके ऊपर ड्यूरा मीटर, फिर उसके ऊपर स्कल आता है, जो खोपड़ी बेसिकली हमारी होती है। तो ऐसे इतनी सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, सो एक और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, विच इज़ योर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, इसका कोई फ्लूइड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ड्रेन्ड आउट हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, हेडेक होगा, इंटेंस पेन होगा। तो ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ट्यूमर जो होता है, ठीक है, तो ट्यूमर के अंदर क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया होता है। ट्यूमर में बेसिकली हम यही देखते हैं ना, कि वो जो कोई भी हिस्सा है तो वो उठ के बाहर को आ जाता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गया है, एक जगह पे इकट्ठा होकर रुक गया है। तो फिर उसको सही करने के लिए, उस ट्यूमर को कवर अप करने के लिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, उस जो जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो एक जगह पे इकट्ठा हो गया है उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। उसको हम ड्रेन आउट कर देते हैं, जो एक्सेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट हो गया है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। देन ब्रेन जो है वो कौन से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में इन्वॉल्व है। इट रेगुलेट्स योर हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, कॉन्शियसनेस, कॉग्निटिव फंक्शंस। मोस्टली हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो रेगुलेट ही करता है ब्रेन, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड का भी फंक्शन पता ही है हमको, बाकी हम और भी डिटेल में समझेंगे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के फंक्शंस, कैसे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, विच इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही आता है कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफाइन करो और स्पाइनल कॉर्ड का
फंक्शन जो है वो भी डिफाइन करो, डिफाइन द स्ट्रक्चर या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, ओवल शेप की होती है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो कितनी रहती है 45 सेंटीमीटर्स, ठीक है, कि एवरेज पर्सन में इतनी ही एवरेज लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की। इसको किस चीज़ से कहाँ पे प्लेस्ड होती है, स्पाइनल कॉलम के अंदर। ये एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है अगेन क्रेनियल बोन से और वर्टेब्रे से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड अभी मैं दिखाती हूँ, जैसे कि ये जो है वो, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्टेब्रे है, इसके अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारे लेवल्स ऑफ स्पाइन है, 31 डिफरेंट। जैसे इसमें देखो ये 31 पेयर्स ऑफ स्पाइन्स रहते हैं। जैसे कि ये सर्वाइकल है तो ये 7 इन पेयर्स रहते हैं, थोरासिक, लुम्बर, सेक्रम एंड कॉकिक्स। तो ये 5 तरीके के 5 लेवल्स पे, जैसे ये कलर, जैसे अलग अलग कलर से इसको डिफाइन किया गया है, तो ये स्पाइन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, एक होता है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो थोड़ी लास्ट में स्लाइटली इट बिकेम टेपर्ड, इस तरीके से। इसमें दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इट इज टेपर्ड, लास्ट में जो कॉक्सिक्स रीजन है लास्ट में ऐसी हो जाती है, ठीक है। जैसे अगेन मैंने फिर बता दिया, जो स्पाइनल नर्व्स है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, वन इन द राइट साइड, वन इन द लेफ्ट साइड, ठीक है, ये देखा भी होगा। सो और क्या है, there are two places where it bulges at the cervical region, at the lumbar region। cervical region पे देखो ये ऐसी हो रही है, ठीक है, it bulge, and then lumbar region पे भी ऐसी। तो यही शेप होता है स्पाइनल कॉर्ड का, cervical region पे it bulge and then lumbar region पे it bulge, ठीक है। और क्या होता है, बहुत सारे वर्टेब्रे हैं, यही वर्टेब्रे हैं जो मैंने अभी दिखाया, ये वर्टेब्रे ही है, ओके। एंड देन 2 डीप ग्रोव्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एंटीरियर मीडियन फिजर और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। अब इसको देखो, जैसे अगर हम सी सेक्शन करेंगे, अगर हम बीच में से काटेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, राइट, तो इस तरीके से हमारे पास इमेज आएगी, ये बीच में से काटा गया है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। सो बात कर रहे थे हम 2 डीप ग्रूव्स की, मतलब ग्रूव्स का मतलब क्या है, एक हॉलो गैप है, ठीक है। तो ये होता है एंटीरियर मीडियन फिजर, ये जो गैप दिखाया गया है दिस इज योर एंटीरियर मीडियन फिजर, ठीक है, दिस वन, ओके, दिस इज योर एंटीरियर मीडियन फिजर। और ये जो है इसके ऊपर, तो ये होता है पोस्टीरियर मीडियन फिजर, सॉरी पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। तो देयर आर 2 ग्रोव्स इन योर स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर मीडियन फिजर और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है। देन और क्या है, नर्व रूट्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कि एंटर और लीव करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, डॉर्सल नर्व रूट और है आपका वेंट्रल नर्व रूट, ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट, ठीक है। दिखा देती हूँ मैं कहाँ है डॉर्सल और वेंट्रल नर्व रूट। तो देखो ये है आपका डॉर्सल रूट, दिस इज योर डॉर्सल रूट एंड दिस इज योर वेंट्रल रूट, ये जो है ये वेंट्रल रूट है, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, ओके। तो इन दोनों रूट्स का काम क्या होता है, क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इट एंटर्स एंड लीव। तो एंटर एंड लीव, जैसे स्टार्टिंग में जब मैं सेकंड यूनिट पढ़ाना स्टार्ट किया था न्यूरॉन्स का, तब मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये एंटर और लीव जब बहुत बार आएगा तो इसका मतलब यही होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर कर रही है और इन्फॉर्मेशन लीव कर रही है। इन्फॉर्मेशन एंटर करने का मतलब क्या है कि डॉर्सल नर्व रूट सेंसरी रिसेप्टर्स से, बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स से क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है स्पाइनल कॉर्ड तक। और वेंट्रल नर्व रूट क्या कर रही है, मोटर इन्फॉर्मेशन दे रही है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के बाहर इन्फॉर्मेशन को लेके जा रही है। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर लेके जाना मतलब कि बॉडी के पार्ट्स को, ठीक है। जैसे कि अगेन डॉर्सल के थ्रू क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन एंटर कर रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंटर कर रही है। और देन अगेन वेंट्रल रूट के थ्रू क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड ने दी है वो लीव कर रही है, ठीक है, वो लीव कर रही है। डॉर्सल एंटर करा रहा है इन्फॉर्मेशन को थ्रू सेंसरी रिसेप्टर्स, और वेंट्रल रूट क्या करा रहा है, एग्जिट करा रहा है मोटर मोटर क्या बोलते हैं, मोटर इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये सब कैसे पता चला है, क्रॉस सेक्शनल जब हमने स्टडी करी है स्पाइनल कॉर्ड की। और क्या पता चला है जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 2 मैटर्स हैं या 2 डिफरेंट एरियाज हैं, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर। जस्ट लुक एट इट, देखो अगर देखेंगे ध्यान से हम लोग, तो यहाँ पे 2 मैटर्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, ये है वाइट मैटर और ये है ग्रे मैटर, ठीक है, ये ग्रे मैटर है और ये वाइट मैटर है, ठीक है। क्यों होता है ये वाइट और ग्रे, वाइट और ग्रे इसीलिए होता है कि देखो एच शेप्ड एरिया, जैसे अभी मैंने दिखाया ना, ये एच शेप्ड एरिया है, ठीक है, बटरफ्लाई शेप भी कह सकते हैं इसको।
तो यहाँ ग्रे मैटर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स। अनमाइलिनेटेड मतलब उसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है, तो इसीलिए उसका कलर जो है वो ग्रे है। और अगर माइलिनेटेड एक्सॉन्स या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं तो उसका कलर फिर जो है वाइट होता है, तो उसको हम कहते हैं वाइट मैटर। ठीक है, यहाँ पर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स है एच रीजन में जो ग्रे मैटर है, एंड देन यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है जिसके अंदर क्या है, वाइट मैटर है। ओके, आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब बेसिकली नॉट टेक्निकली नॉट आउटसाइड बट एच शेप्ड के बाहर। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रक्चर जो है पूरा समझ आया होगा। फाइन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले देखा स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर ब्रीफ में अगर हम इसको ओवरऑल पूरा याद रखें तो कैसे कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ओवल शेप का रहता है, 45 सेंटीमीटर्स का होता है, स्पाइनल कॉलम के अंदर होता है, ये प्रोटेक्ट किया जाता है क्रेनियल बोन से और वर्टेब्रे से। 31 पेयर्स ऑफ वर्टेब्रे होते हैं जो मैंने दिखाए। ठीक है, एंड देन एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, और लास्ट में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सी टेपर्ड रहती है। ठीक है, एंड देन हमने क्या देखा कि दो बल्जेस हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एक है सर्वाइकल रीजन में और एक है लंबर रीजन में। ठीक है, एंड देन हमने क्या देखा था, दो ग्रूव्स हैं, दो डीप ग्रूव्स हैं, एंटीरियर मीडियन फिजर और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। के नाम याद रखने की जरूरत है, एंटीरियर मीडियन फिजर एंड पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, दीज आर द टू डीप ग्रूव्स इन योर स्पाइनल कॉर्ड। एंड देन हमने पढ़ा था दो नर्व रूट हैं। अब ऐसे याद रखना है इस चीज को कि स्पाइनल कॉर्ड का काम ही है इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कराना और वापस लेके आना, तो उसके लिए कुछ चाहिए, उसके लिए वी नीड नर्व रूट्स। तो नर्व रूट्स में भी कौन थे, डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल इन्फॉर्मेशन लेके आती है स्पाइनल कॉर्ड तक, एंड वेंट्रल जो है इन्फॉर्मेशन को वापस लेके जाती है बॉडी के पार्ट्स तक। दैट्स इट। और हमने क्या देखा कि दो तरीके के कलर्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, दो तरीके के मैटर्स होते हैं, व्हाइट एंड ग्रे। ये कैसे पता चला, जब हमने क्रॉस सेक्शन स्टडी करी स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, तो ये पूरा है स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। फाइन, नाउ वी विल सी कि क्या काम होता है, क्या फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर आवर सिंपल रिफ्लेक्सेस, जो भी हम बॉडी के सिंपल रिफ्लेक्सेस देते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हम अपना हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, ये सब सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं बॉडी के। कोई हमें बुला रहा है उसकी तरफ अपना हेड घुमा के देख रहे हैं, तो ये सब सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं बॉडी के। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल, ये सारे रिफ्लेक्सेस जो है रिस्पॉन्सिबल है स्पाइनल कॉर्ड के लिए, मतलब स्पाइनल कॉर्ड इन सारी रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं और वापस इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी तक। ठीक है, तो वही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को पहले लेके जाएगी। ठीक है, और ब्रेन जो भी काम बताएगा या जो भी सिग्नल देगा उसको वापस भी लेके आएगी। तो ये कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो इसके लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं। असेंडिंग का मतलब यही है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाना, और डिसेंडिंग का मतलब है वापस जो ब्रेन सिग्नल दे रहा है मोटर इन्फॉर्मेशन को वापस बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाना। डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आ रहा है और असेंडिंग नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये होता है। देन देर आर बंडल ऑफ नर्व्स टुगेदर विच इज नोन एज ट्रैक्ट्स, मतलब बहुत सारे नर्व्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखने वाला पार्ट है, इसको रटने वाला पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो हर ट्रैक्ट का अपना अपना मेजर जो है फंक्शन होता है। तो सबसे पहले वी हैव स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जिसके अंदर एक्सॉन्स आते हैं जो कि सेल बॉडीज से ओरिजिनेट होते हैं ऑफ द न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड दैट एंड इन द थैलेमस। कहाँ जा रही है, थैलेमस जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, वहां तक इसके जो ट्रैक्ट्स हैं, मतलब वहां तक इसके जो पूरे न्यूरॉन्स हैं तो वहां तक जाते हैं, थैलेमस तक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से लेके थैलेमस तक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा कि ये दीज आर द बंडल ऑफ नर्व्स। ठीक है, देन ये क्या करते हैं, ये जो ट्रैक्ट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सेंसरी फंक्शंस इंक्लूडिंग सेंसेशन ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर। किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये नोट्स बनाने की जरूरत है, मैंने हाईलाइट भी किया है अलग अलग कलर से ताकि समझने में आसानी हो। तो स्पाइनोथैलेमिक जो ट्रैक्ट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर योर टच, पेन एंड प्रेशर। कहाँ तक जाते हैं, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द एंड ऑफ द थैलेमस। ठीक है, there are major ascending tracts of spinal cord that serve important functions such as कौन कौन से, lateral spinothalamic tract जो कि again pain, touch, temperature के लिए responsible है, और anterior spinothalamic tract जो है वो again वो भी touch and pressure के लिए responsible है, crude touch and pressure के लिए, मतलब जो हल्का सा touch और pressure है उसके लिए responsible है। and then फैसिक्यूल ग्रेसिलिस ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी अगेन टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और काइंस्थेसिया के लिए कॉन्शियस काइंस्थेसिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम अपनी इच्छा से अपना हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, यू आर राइटिंग समथिंग बाय योर ओन विल, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फैसिक्यूल ग्रेसिलियस। ठीक है, एंड देन एंटीरियर और पोस्टीरियर
स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट, ये होते हैं सब कॉन्शियस काइनेस्थीसिया के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो हम वॉलंटरली नहीं कर रहे हैं, सब कॉन्शियसली हो रहा है, मतलब इतना हमारा ध्यान नहीं है बट ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये देन ये तो हो गए असेंडिंग ट्रैक्ट्स। अब बात करते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में क्या आता है, लेटरल और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि वॉलंटरी मूवमेंट्स में रिस्पॉन्सिबल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में रिस्पॉन्सिबल है ऑफ योर हैंड्स एंड ऑफ योर फीट। देन मीडियल रेटिक्योस्पाइनल ट्रैक्ट, इसके अंदर इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होता है, मतलब जैसे कि मैं अगर कुछ लिख रही थी, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं रुक जाऊँ, तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट है, मतलब मैं इसको रोकना चाह रही हूँ, इनहिबिट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, योर मीडियल रेटिक्युलो ट्रैक्ट, ठीक है। एंड देन लास्ट और देख लेते हैं बस, लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो है, ये अगेन जैसे इसका अपोजिट है, ये फैसिलिटेटरी इन्फ्लुएंस ऑन द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स, कि अब मैं दोबारा से वो काम करना चाह रही हूँ, फैसिलिटेट, जो चीज़ मैंने रोकी थी अब मैं दोबारा से उसको फैसिलिटेट कराना चाह रही हूँ, ठीक है। एंड देन लास्ट एक होता है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि बॉडी को कोऑर्डिनेट करने, बॉडी के मूवमेंट्स को और पॉस्चर को कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई नो इट इज़ वेरी मेसी, बिकॉज यहाँ पे समझने से ज़्यादा चीज़ें जो है वो रटने वाली हैं, ठीक है। तो ये एक बार लास्ट में जब एग्ज़ाम का टाइम हो तो एक बार इसको पढ़ के जाना, ठीक है। सो ये था हमारा फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स आर्क में भी ये सेंटर होता है रिफ्लेक्स आर्क का, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड ही उस इन्फॉर्मेशन से डील कर लेता है, ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन जाती ही नहीं है। जो क्विक जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू होते हैं, और इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहती है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। इसको लास्ट एक दिन पहले जब एग्जाम होना तो इसको एक दिन पहले इसको पढ़ना, ताकि ये चीज़ें जो है याद रहें, और ट्राई मेकिंग इट स्नो, ठीक है।